हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज हम लोग यहाँ पर हिंदी का पेपर लगाने जा रहे हैं जो कि आपके संविदा वर्ग 3 2011 में पूछा गया था। इससे पहले 30 क्वेश्चन जो है हम लोग बाल विकास के लगा चुके हैं और 30 क्वेश्चन हम लोग पर्यावरण अध्ययन के लगा चुके हैं। यदि इन दोनों में से कोई भी सेशन आपने मिस कर दिया हो तो आप पुराने वीडियो या फिर प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं दोनों ही सेशन को। और बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, 28 स्कोर भी आए, 30 भी आए, 29 भी आए। बहुत अच्छा स्कोर आप सभी ने वहाँ पर किया है। तो आज भी आपको इसी तरीके से स्कोर अपना काउंट करते जाना और एट द लास्ट ऑफ द सेशन आपको कमेंट करके बताना है आपने कितना स्कोर वहाँ पर किया है। सबसे पहले क्वेश्चन की यदि बात करें, कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का मीनिंग क्या होता है? छल कपट से काम निकलवाना, पुरानी स्थिति में बने रहना, कष्ट पर कष्ट आना या फिर जबरदस्ती गले पड़ जाना। तो कंगाली में आटा गीला होना, यदि आप इस चीज़ को समझें तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। यदि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो अभी क्लियर हो जाएगा। लाइक मोनू जो है उसकी नौकरी चली गई है और घर पे जितना भी सामान रखा हुआ था वो भी चोरी हो चुका है। मोनू की नौकरी भी चली गई और घर पे जो सामान था वो भी चोरी हो गया। तो सबसे पहला कष्ट तो ये आया कि उसकी नौकरी चली गई। दूसरा कष्ट ये आया कि घर पे जो सामान बचा हुआ था, घर पे बचा कुचा पैसा पड़ा हुआ था जो इतने समय से सेव करके रखा था, वो भी चोरी हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कष्ट पर कष्ट आना। कंगाली में आटा गीला होने का मतलब क्या हो गया? कष्ट पर कष्ट आना। एक कष्ट तो आ ही रहा था, दूसरा कष्ट भी तैयार पड़ा हुआ था, दूसरा कष्ट भी साथ के साथ आ गया। तो इसका मीनिंग क्या निकाल सकते हैं? कंगाली में आटा गीला होना। ये आपके मुहावरे का एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरीके के और भी वीडियोस यदि आपको लिए बनाए जाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और नोटिफिकेशन बेल में जाकर आपको ऑल पर क्लिक करना होता है ताकि सारे ही वीडियोज़ आप तक पहुँचे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शुद्ध वाक्य है हमारे पास। मुझे केवल 10 रुपये चाहिए, मुझे केवल मात्र 10 रुपये चाहिए, मुझे केवल 10 रुपये मात्र चाहिए या मुझे मात्र 10 रुपये केवल चाहिए। तो आपको एक चीज़ पता होगी, केवल और मात्र का मीनिंग एक ही होता है। जो केवल का मीनिंग होता है वही मात्र का मीनिंग होता है। इंग्लिश में से आप ओनली बोल सकते हो। ठीक है, तो अब दोनों का मीनिंग सेम है तो आप एक ही सेंटेंस में या फिर एक ही जो वाक्य है उसके अंदर दो चीज़ें एक साथ कैसे ला सकते हो? केवल और मात्रा है, सेंटेंस गलत है। केवल मात्रा है, सेंटेंस गलत है। मात्र केवल दे दिया, सेंटेंस गलत है। तो एक ही बचा हुआ है, मुझे केवल 10 रुपये चाहिए या फिर मुझे मात्र 10 रुपये चाहिए। आपका सेंटेंस सही होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात कर अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाते हैं। इनमें से कौन सी चीज मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाती है? भाषा, विषय वस्तु और उसका प्रस्तुतिकरण, रटकर बोलने की शक्ति, आरोह अवरोह को ध्यान में न रखकर लगातार बोलने की शक्ति या फिर बिना भूले लगातार बोलने की शक्ति। तो हम लोग यहाँ पर ओरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि आप किस तरीके से सामने वाले से बातचीत करते हैं, आपकी टोन कैसी रहती है, आपकी पिच कैसी रहती है। देखिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या रटकर बोलोगे तो सामने वाले को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी? क्या बिल्कुल नहीं आएगी। मान लो एक आप सामने वाले से बातचीत करो और ऐसे बात करो जैसे कोई निबंध पढ़ रहे हो, ना रुक रहे हो ना बिल्कुल थोड़ा सा समय ले रहे हो, लगातार बोली जा रहे हो बोली जा रहे हो, कंटिन्यूसली बोली जा रहे हो। तो ये रटन विद्या हो गई या फिर बिना भूले बोले लगातार बोलने की शक्ति भी इसका आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, आरोह अवरोह को ध्यान में न रखकर लगातार बोलने की शक्ति। आप उतार चढ़ाव देना, कहाँ पर पूर्ण विराम है तो थोड़ा सा समय लेना, कोमा है तो थोड़ा सा रुकना। आप इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हो, आप आरोह अवरोह का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हो, लगातार बोले जा रहे हो, तो ये चीज़ भी गलत हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? भाषा, विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण यदि हमारा बहुत अच्छा है तो वो आपकी मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाता है। आप भाषा जो बोल रहे हो वो बहुत अच्छी है, सभी को सामने वाले को समझ में आ रही है। आप जो विषय वस्तु जिस भी टॉपिक पर बोल रहे हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका जो विचारों को प्रस्तुत करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। तो ये आपकी मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण क्या होते हैं? देखो, हमें पता है हिंदी में स्वर और व्यंजन पता है, अ से अह तक लेकर स्वर होते हैं और जो हमारे क से लेकर ग तक होते हैं वो हमारे सारे व्यंजन में आते हैं। अब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? तो आपको याद होगा कुछ कुछ के 5 वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन के। जैसे कि पहला जो वर्ग होता है क से लेकर न तक होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, प वर्ग होता है। तो अब स्पर्श व्यंजन के आपको कौन कौन से उदाहरण दिख रहे हैं? श, त्र, ज्ञ और फिर ज दे दिया। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि कहाँ तक आते हैं? जो मछली होती है म तक होता है वहां तक आते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। यदि कोई कंफ्यूजन है तो वो साथ के साथ दूर भी होता चला जाएगा। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? क से लेकर म तक जो शब्द होते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं। टोटल कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 होते हैं इसके अंदर।
ठीक है, 5 अलग-अलग वर्ग होंगे। सबसे पहला वर्ग कौन-सा होता है? सबसे पहला वर्ग क वर्ग होता है, दूसरा हमारा च वर्ग होता है, तीसरा हमारा ट वर्ग होता है, अगला हमारा त वर्ग होता है और इसके आगे हमारा प वर्ग होता है। क, ख, ग, घ, ञ कंठ से बोले जाते हैं। च वाले हमारे तालु के होते हैं। ठीक है, ट वर्ग वाले हमारे मूर्धा होते हैं। ठीक है, ये मूर्धा लिखा है मैंने। और त, थ, द, ध, न ये सारे दंत से बोले जाते हैं। ठीक है, साउंड दंत से आता है। प, फ, ब, भ, म ये सारे ओष्ठ होठों से बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 अलग अलग वर्ग होते हैं। अब आपको क से लेकर म तक के ऑप्शन देखने थे, तो आपको कहाँ दिख रहा है? त, थ, द, ध दिख रहा है, तो ये क से लेकर म तक में आने वाला है। ठीक है, टोटल 25 के हिस्से में आता है, 5 वर्ग में आता है, तो ये स्पर्श व्यंजन का हिस्सा हो जाएगा। ये श दे रखा है, य र ल व दे रखा है, श त्र ज्ञ दे रखा है, तो ये तो आते ही नहीं है स्पर्श व्यंजन के अंदर। ठीक है, ये नॉर्मल व्यंजन के अंदर आते हैं, दूसरे व्यंजन के अंदर आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। इसमें कौन सा समास है, ये आपसे पूछा गया है। क्या ये बहुव्रीहि समास है, क्या ये द्वंद्व समास है, क्या ये अवयवी भाव समास है, या फिर ये तत्पुरुष समास है? देखो यहाँ पर क्या दिया गया है? देशभक्ति दिया है, मतलब देशभक्ति का हमने समास विग्रह किया, मतलब कि देश के लिए भक्ति। तो ये हमारा कौन सा समास हो जाएगा? ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तत्पुरुष समास में भी कौन सा वाला समास हो जाएगा? संप्रदान वाला हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए हम लोग के लिए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? के लिए का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब हम समास में देखते हैं तो इसमें के लिए का क्या हो चुका है? लोप हो चुका है। और जब हमने इसका विग्रह किया तो क्या आ जाएगा? के लिए आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? तत्पुरुष समास। आपको याद होगा, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के, इस तरीके से पूरी एक टेबल आती है, तो वो के लिए वाला संप्रदान है। तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण क्या हो सकता है? इच्छा की बात होगी, है ना। मोहन कल आएगा, क्या ये कोई इच्छा वाक्य दिख रहा है क्या आपको? आपकी यात्रा मंगलमय हो, क्या यहाँ पर इच्छा हो रही है क्या? कल कौन आया था, ये पूछ रहे हैं ना हम लोग तो। और वह घर पहुंच गया होगा, एक संभावना हो रही है। तो इच्छा कहाँ पर है इसमें? मंगलमय हो, आप इसकी ऐसी कामना कर रहे हो, आप ऐसी इच्छा कर रहे हो कि आप जो यात्रा करने वाले हो वो आपकी मंगलमय हो, सुखद हो। ठीक है, तो ये कल्पना की जा रही है, तो ये हमारी एक इच्छा है। इच्छा, हम लोग एक इच्छा प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपकी यात्रा कैसी हो, कामना कर रहे हैं मंगलमय हो, तो ये इच्छा वाक्य हो गया। जैसे तुम तारे, ते नभ में न तारे हैं, में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अलंकार की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें हमें अलंकार के बारे में सारी जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है आभूषण होना। ठीक है, अब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। नॉर्मल सी डेफिनेशन है ये तो। ठीक है, अब तेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं, इसमें क्या है? तेते के 2 शब्द निकल कर आ रहे हैं। एक शब्द तो हो रहा है उद्धार कर देना किसी भी चीज का, और एक इसका मतलब हो रहा है तारे वाला। ठीक है, तो यहाँ पर तारे के 2 शब्द निकल कर आ गए। एक तो क्या हो गया? तारे का मतलब हो गया हम किसी का क्या कर रहे हैं? उद्धार कर रहे हैं। और एक तारे का मतलब हो गया जो आसमान में टिमटिमाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो ये कौन सा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर हमारा यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि एक ही शब्द के 2 अलग अलग अर्थ आप निकाल रहे हो। एक का मतलब आप बता रहे हो उद्धार कर देना, और एक का मतलब हो रहा है तारे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा यमक अलंकार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भोजन धन आलय में कौन सी संधि बनेगी, वो आपको बताना है। भोजन धन आलय का मतलब होता है भोजनालय। ठीक है, अब इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि या फिर यण संधि है। तो भोजन धन आलय बराबर भोजनालय बनता है। इसके अंदर क्या होता है? दीर्घ संधि होगी। अब जो संधि होती है उसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। संधि क्या बोलती है? 2 वर्णों का मेल हमारा संधि कहलाता है। और दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल यदि हम लोग और देखें कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तो या तो ह्रस्व आ जाए, या फिर दीर्घ जो शब्द होते हैं हमारे आ, ई, बड़ी ई वाला, उ और उ तथा ऋषि, इन सब के बाद यदि वापस से आ, ई, उ और ऋषि आ जाते हैं, तो इन दोनों के मेल से जो संधि बनती है वो हमारी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख लो, भोजन में कौन सा साउंड निकल रहा है? अ निकल रहा है, और आ में कौन सा हो रहा है? आ हो रहा है। तो अ और आ मिलकर कौन सी संधि बना देंगे? दीर्घ संधि यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। देखो अगला क्वेश्चन हमारा गद्यांश से पूछा हुआ है, तो एक गद्यांश पढ़ना है, फिर कुछ क्वेश्चन दिए हुए होंगे, उसके आंसर हमें यहाँ पर करना है। तो गद्यांश को पढ़ते हैं। ठीक है, आप अपने अपने हिसाब से देखना, जो भी शब्द नए लग रहे हैं उनको सोचना, फिर क्वेश्चन में आएंगे वो सारे शब्द। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, ठीक है, हम सांस्कृतिक अस्मिता जो उसकी बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का शरण भी हुआ है। परंपराओं का अवमूल्यन भी यहाँ पर हुआ है और आस्थाओं का शरण भी यहाँ पर हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे, पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमा अपनाते जा रहे हैं।
प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति को नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की थी। ठीक है, पहले वशीकरण की थी, अब सम्मोहन की शक्ति है। ये पूरा पैराग्राफ हमें पाश्चात्य संस्कृति से हटने की बात कर रहा है कि पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ो, छद्म जो जीवन है उससे निकलो, जो झूठ मिथ्या का जो समय था उससे निकलो, रियल लाइफ में प्रवेश करो। इस तरीके का कुछ ये पैराग्राफ, ये जो हमें पैराग्राफ दिया हुआ है, ये बताने की, ये जो गद्यांश दिया हुआ है ये बताने की कोशिश कर रहा है। चाहो तो आप एक बार वीडियो को रोककर इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, कुछ थोड़े नए शब्द आपको देखने को मिल रहे होंगे। क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलो, क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, किसका अवमूल्यन हुआ है? तो पहली ही लाइन थी कि हम लोग क्या करते जा रहे हैं, सांस्कृतिक अस्मिता की कितनी ही बात क्यों ना कर ले, परंपराओं का तो अवमूल्यन हो रहा है और आस्थाओं का क्या हो रहा है, शरण हो रहा है। तो अवमूल्यन, किसके अवमूल्यन करते जा रहे हैं, किसको मापना हमने बंद कर दिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परंपराओं का हमने क्या कर दिया है, अवमूल्यन कर दिया। हम लोग मानते ही नहीं है परंपराओं को। और शरण, किसको खत्म करते जा रहे हैं, किसका शरण होता जा रहा है? तो आस्थाओं का शरण होता जा रहा है। अगर आपसे पूछे कि शरण किसका हो रहा है, आस्थाओं का शरण हो रहा है। परंपराओं का क्या हो रहा है, परंपराओं का क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमने यही देखा था कि क्या चीज़ें बताई गई थी कि सांस्कृतिक अस्मिता की आप कितनी ही बात क्यों ना कर लो, संस्कृति की, पुरानी संस्कृति इतनी अच्छी थी, ये है वो है संस्कृति के अंदर, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, परंपराओं को मान नहीं रहे, आस्थाओं को खत्म करते जा रहे हैं। जो पुरानी आस्थाएं उनको क्या करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हम किसको स्वीकार करते जा रहे हैं? बौद्धिक दास्ता को स्वीकार करते जा रहे हैं, अन्याय को स्वीकार करते जा रहे हैं, गौरवशाली भारतीय संस्कृति को हमने स्वीकार कर लिया है, या फिर मान्य परंपराओं को हम लोग यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं? तो देखो, ये पूरा जो गद्यांश हमको दिया हुआ था पूरा नेगेटिव है। पूरा नेगेटिव इन द सेंस कि यहाँ पर बहुत सारे ताने मारे गए आज की संस्कृति मानने वाले लोगों को कि आप ये कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर कोई भी अच्छी बात तो हुई नहीं है। सब ये चीज़ें बताई गई है कि आप इसका शरण कर रहे हो, आप इनका अवमूल्यन कर रहे हो, आप पुराने विचारों को स्वीकार नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग किसको स्वीकार करते जा रहे हैं? हम लोग बौद्धिक दास्ता जो है उसको यहाँ पर स्वीकार करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा था कड़वा सच वाली जो बात होती है कि कड़वा सच आपको बोला गया, सुनने में आपको बहुत बुरा लग रहा होगा लेकिन यही सच है। इस प्रकार से इस सेंटेंस की टोन, ये जो पैराग्राफ है इसकी टोन इस प्रकार से निकलती आ रही है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पश्चिम की जो संस्कृति उसी के उपनिवेशक बन रहे हैं, उसी चीज़ को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारी नई संस्कृति कैसी है? जरा बताओ, हमारी नई संस्कृति जो है वो कैसी है? आदर्श की है, अनुकरण की है, आदर्श प्रतिमानों की है, या फिर अच्छाइयों से युक्त है? तो सेंटेंस में जो पैराग्राफ है उसमें साफ साफ लिखा था कि हमारी नई संस्कृति कैसी है, अनुकरण करने योग्य है। हम क्या करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उन चीज़ों को दोहराते, जैसी संस्कृति है उसको हम लोग क्या करते जा रहे हैं, दोहराते जा रहे हैं। अनुकरण करने की बिना सोचे समझे झूठे प्रतिमानों को अपनाते जा रहे हैं। जैसे पहले होता था पाश्चात्य संस्कृति में, वैसा का वैसा हम लोग क्या करते जा रहे हैं, फॉलो करते जा रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुकरण करने वाली संस्कृति हो गई है। हमारी नई संस्कृति कैसी है? अनुकरण की संस्कृति है। आधुनिकता के झूठे प्रतिमानों को हम लोग स्वीकार करते जा रहे हैं। यही सारी चीज़ें पैराग्राफ में लिखी हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हम किसके झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं? विदेशों के, गांवों के, प्राचीनता के, या फिर आधुनिकता के? तो देखो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था कि आप जो झूठे प्रतिमान अपना रहे हो, पुरानी चीज़ें अपना रहे हो, वो सारी किसकी? आधुनिकता की है। छद्म काल में हम लोग जी रहे हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। अंधी प्रतिस्पर्धा को हम लोग अपना रहे हैं। तो किसके झूठे प्रतिमान अपना रहे हैं? आधुनिकता के झूठे प्रतिमान हम लोग यहाँ पर अपनाते जा रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको ध्यान होगा इस पैराग्राफ में हमने कभी भी विदेशों की बात नहीं करी थी, ना ही गाँवों की बात करी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिकता जो उसके झूठे प्रतिमान, जो झूठी छल कपट जो है उसको अपनाते जा रहे हैं। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण होने का कारण हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं ऐसा जिससे हमारी संस्कृति जो है यहाँ पर क्षीण होती जा रही है? प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, आधुनिक होते जा रहे हैं, प्रतिष्ठित होते जा रहे हैं, या फिर बोला गया है कि दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। तो आपको याद होगा सेंटेंस में दिग्भ्रमित जो हमारा पैराग्राफ है उसके अंदर दिग्भ्रमित शब्द का उपयोग किया था। हम काफ़ी भ्रमित होते जा रहे हैं इन चीज़ों को लेकर।
तो संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण होने के कारण हम लोग क्या होते जा रहे हैं, दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा भ्रम आ गया, हम लोग समझ नहीं पा रहे क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें गलत है। अंधी प्रतिस्पर्धा यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम किसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं, अपनेपन की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, पुरातन पंथी जो होते हैं उनकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं, या फिर हम लोग नवीनता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। देखो, पुरातन पंथियों जैसी कोई बात हुई नहीं थी और यहाँ पर पता भी चल रहा है अंधी प्रतिस्पर्धा, ब्लाइंडली हम लोग क्या करते जा रहे हैं, सभी चीज़ों को फॉलो करते जा रहे हैं, चाहे वो हमारे लिए गलत हो या सही हो। जो सामने वाला इंसान कर रहा है वैसी ही चीज़ को हम लोग क्या करते जा रहे हैं, उसका फॉलो करते जा रहे हैं, उस बात को मानते जा रहे हैं। तो ये छद्म आधुनिकता, छद्म का मतलब होता है मिथ्या, मिथ्या का मतलब होता है झूठ। इस झूठ की दुनिया में हम लोग एक तरीके से घूम गए हैं, मतलब पता नहीं चल रहा है कि बाहर कहाँ से निकलना है। ठीक है, एक भूल भुलैया टाइप की सिचुएशन हमारे लिए हो गई है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसके सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, ऐसे कौन से सूक्ष्म तंत्र है जिसकी वजह से हमारी मानसिकता बदलती जा रही है। विज्ञापन और प्रसार के, दूरदर्शन और समाचार के, समाचार पत्रों के, या फिर आधुनिकता के। तो सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, तो विज्ञापन और प्रचार प्रसार ऐसे आते हैं जिसकी वजह से हमारी मानसिकता क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है। एज इट इज लाइन पैराग्राफ में दी हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। विज्ञापन और प्रचार प्रसार क्या कर रहे हैं, हमारी मानसिकता को बदलते जा रहे हैं। आप चाहे तो एक बार और पैराग्राफ को पढ़ लो, यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज दिया हुआ था। ये जैसे कि दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं, संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण होने के कारण हम दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं, ये लिया हुआ है। देखो, विज्ञापन और प्रसार क्या कर रहे हैं, हमारी सूक्ष्म तंत्र, हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं। इसमें क्या है, सम्मोहन की शक्ति और वशीकरण की तो पहले से ही थी। तो ये पूरा जो भी क्वेश्चन हमने किए एज इट इज आपको पूरे पैराग्राफ में दे रखे हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इसको सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समाज में किसका शरण होता जा रहा है, प्रतिष्ठा का, बुद्धि का, आस्थाओं का, या फिर अस्मिता का। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा था अवमूल्यन किसका हो रहा है, परंपराओं का हो रहा है, और शरण किसका हो रहा है, आस्थाओं का हो रहा है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, समाज में आस्थाओं का शरण यहाँ पर होता जा रहा है। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन पूछे हुए थे और बहुत ही ईजी आपको लगे होंगे। बस एक बार पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, फिर 1 मिनट में आप पूरे ही 6 ही क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 53 तक सारे ही हमारे इस काव्यांश के, इस काव्य को पढ़कर हमें आंसर करने हैं। ठीक है, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष की। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रंत से झरकर। एक बार और आप चाहे तो इन चारों लाइन को एक बार और पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अगले पेज पर है तो ये सारी चीज़ें आपको बाद में नहीं दिखेगी। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष की। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्योत व्रंत से झरकर। जो लक्ष्य भूल रुका नहीं, जो हार देखकर कभी भी झुका नहीं। जिसने प्रणय पाथे माना, जीत उसी की रही यहाँ पर। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, ऐसा करो जिससे न पारवों में न कहीं जड़ता रहे। जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले। हारे नहीं इंसान, है संदेश जीवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। देखो, यहाँ पर जीवन में जितनी भी परिस्थितियाँ आ रही है, जितनी भी कठिन सिचुएशन आ रही है, उससे हमेशा हमें डटकर सामना करना है, कभी भी रुकना नहीं है। ये सारी चीज़ें इस पॉइंट में बताई हुई है, इस काव्य में बताई हुई है। आप चाहे तो एक बार और देख लो इसको, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं डायरेक्टली यहाँ पर पूरा हिंदी मीनिंग बता दूंगी तो आसान हो जाएगा बहुत। एक बार पहले पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद यदि जहाँ पर भी हिंदी मीनिंग की आवश्यकता लगी हम लोग उसका हिंदी मीनिंग यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है। जो लक्ष्य भूल रुका नहीं, लक्ष्य यदि भूल चुका है फिर भी वो रुका नहीं। हार को देखकर कभी भी वो झुका नहीं है, हमेशा आगे बढ़ता रहा है। इस तरीके की यहाँ पर बात हो रही है। चलिए, पहले क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं। कवि ने किसको सच माना है, संघर्ष को, सबको, ईश्वर को, या मानव को। तो उन्होंने क्या माना था कि सच क्या है हमारे लिए, सच की सिचुएशन यहाँ पर क्या होनी चाहिए, ये चीज़ पूछी हुई है। तो सच क्या है यहाँ पर, सच हमारे लिए संघर्ष है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सच को यहाँ पर कवि ने क्या माना है, संघर्ष माना है। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कवि के अनुसार जीत किसकी होगी, शक्तिशाली की,
प्रणय को मानने वाले की, धनी व्यक्ति की, या फिर अभिमानी व्यक्ति की? तो देखो यहाँ पर अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा भी नहीं है तो भी आप आंसर कर सकते थे प्रणय को मानने वाले की हमेशा यहाँ पर जीत होगी। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं बोला था कि शक्तिशाली व्यक्ति की ही यहाँ पर जीत होगी, क्योंकि जिसने प्रणय पाथे माना जीत उसी की संभव है, ऐसा उन्होंने लाइन दिया भी था कि प्रणय पाथे माना जीत उसी की रहने वाली है। ठीक है, तो प्रणय को पाथे मानने वाले की हमेशा यहाँ पर जीत हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फूलों के साथ चलने का क्या तात्पर्य है? खुशबूदार चीज़ों के साथ चलना, बगीचे में विचरण करना, जंगल के रास्ते चलना, या सुविधा भोगी जीवन जीना? तो देखो इसमें एक लाइन प्रयोग हुई थी कि फूलों के साथ चलोगे तो बहुत मतलब पीछे रह जाओगे। एक बार लाइन हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कहीं लाइन प्रयोग हुई थी, ये वाली, यहाँ देखो फर्स्ट वाली जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था इसके अंदर हमने देखा था जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्यंत से झरकर कुसुम। मतलब कि जो झुक गया वो मृत की तरह ही है, बिल्कुल जैसे कि फूल से पत्ते झड़ जाते उस तरीके की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि फूलों के साथ चलने का तात्पर्य क्या होगा? सुविधा भोगी जीवन यदि आप जी रहे हैं तो क्या होगा कि आप सुविधाओं में ही रह जाओगे। ठीक है, फिर आप फूलों के साथ चल रहे हो मतलब आपके जीवन में तो कोई कष्ट है ही नहीं। सुविधा भोगी जीवन, आप बहुत आसानी से जी रहे हो, बहुत आराम से जी रहे हो, कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई परेशानी हमको नहीं हो रही। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? कांटे के साथ जीना मतलब जीवन में सुख भी है और दुख भी है। ठीक है, तो फूलों के साथ चलने का तात्पर्य है कि सुविधा भोगी जीवन यहाँ पर जीना है। अगले की बात करते हैं, कांटे और कलियां किसके प्रतीक होते हैं? तो कांटे हमेशा दुख के प्रतीक होते हैं और कलियां किसके प्रतीक होगी? सुख के प्रतीक होगी। बताया हुआ भी था कांटे और कलियों के साथ चलोगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कांटे दुख के प्रतीक है और कलियां किसकी प्रतीक हो गई? हमारी सुख की प्रतीक हो गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। नत व्यक्ति किस तरह मृत हो जाता है? जैसे कि अभी हमने सेम लाइन देखी थी, जैसे वृक्ष से गिरकर फल वैसे, जैसे व्रंत से झरकर कुसुम, जैसे छत से गिरकर मनुष्य, या फिर जैसे लक्ष्य से भटका हुआ मनुष्य। यहाँ तो छत से ही मनुष्य को गिरा दिया गया। तो हमने देखा था नत व्यक्ति किस तरीके से मृत हो जाता है, याद करो वो लाइन को। नत हुआ वह मृत जो व्रंत से झरकर कुसुम, जैसे पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ों से फूल गिर जाते हैं, उसी तरीके से व्रंत से झरकर कुसुम लाइन प्रयोग की गई थी। तो नत व्यक्ति किस तरीके से मृत हो जाता है? जैसे व्रंत से झरकर कुसुम। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किससे लड़ने की प्रेरणा कवि दे रहा है? चुपचाप अपने आप से लड़ने की दे रहा है, सच से लड़ने की दे रहा है, लक्ष्य से लड़ने की दे रहा है, या ऑप्शन डी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन डी बोल रहा है पराजय से लड़ने की। तो हमने देखा था कि कवि ने किससे लड़ने की बात बोली कि लड़ते रहो, चुपचाप लड़ते रहो, अपने आप से लड़ते रहना है, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहाँ गया? किससे लड़ने की प्रेरणा कवि दे रहा है? चुपचाप अपने आप से लड़ने की प्रेरणा यहाँ पर कवि दे रहा है कि चुपचाप अपने आप से लड़ते रहो। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या होंगे? लक्ष्य से भटक जाएंगे, फिर भी हमको चलते रहना है। हमारे रास्ते में बहुत सारे फूल कांटे आएंगे, फिर भी हमको चलते रहना है, हमको रुकना नहीं है, अपने आप से यहाँ पर लड़ते रहना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? जीवन का क्या संदेश यहाँ पर बताया गया है? लोगों को संघर्ष की प्रेरणा देनी चाहिए, संघर्ष से हमें बचना चाहिए, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, या फिर लक्ष्य को भूलकर संघर्ष करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पोयम क्या बताया गया है कि जीवन का संदेश क्या है? इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे आप लक्ष्य को भूल जाओ लेकिन आगे बढ़ते रहो। जीवन में फूल काटे कुछ भी आए लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है, मतलब कि आपको कभी भी हार यहाँ पर नहीं माननी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? लक्ष्य को भूलकर संघर्ष कर लो, मतलब लक्ष्य को भूल ही जाओ और काम करते रहो। काम क्यों कर रहे हो? जब तक लक्ष्य पता नहीं होगा। वहां पर ऐसा बोला था कि लक्ष्य को यदि भूल भी गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। लेकिन या फिर पर का प्रयोग हुआ है, मतलब कि यदि आप भूल चुके हो तो भी आगे बढ़ते रहो, कुछ समय बाद आपको लक्ष्य यहाँ पर मिल ही जाएगा। ठीक है, और लोगों को संघर्ष की प्रेरणा देने की बात नहीं कही थी, खुद संघर्ष लो, खुद संघर्ष करो, चुपचाप अपने आप से लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो, वो बात हो रही थी। संघर्ष से बचने की बात तो कोई करता ही नहीं है। ठीक है, तो पहला, तीसरा और चौथा वैसे ही यहाँ पर गलत हो गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। साकेत एक महाकाव्य, इसमें किन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? पूर्ण विराम और अर्ध विराम का, पूर्ण विराम और निर्देशक चिन्ह का, पूर्ण विराम और कोष्टक चिन्ह का, या फिर पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह का। देखो यहाँ पर आपको कौन कौन से चिन्ह दिख रहे हैं? एक तो ये वाला दिख रहा है जिसके अंदर साकेत को लिखा हुआ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा महाकाव्य है।
ठीक है। और महाकाव्य हे के पीछे पूर्ण विराम लगा रखा है, तो ये कौन से दो चिन्ह है? तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये तो पूर्ण विराम है, चारों में पूर्ण विराम दे रखा है। लेकिन ये क्या है? ये जो लगा रखा है ऐसा, इसको क्या बोला जाता है? इसको उद्धरण चिन्ह बोला जाता है, जहाँ पर किसी की विशेषता बताई जाती है। जैसे इस पूरे में एक महाकाव्य में किसकी विशेषता बताई गई है? साकेत की विशेषता बताई गई है। ठीक है, जो का त्यों रखा गया है उसको एज इट इज रखा गया है, तो इसके अंदर हमने साकेत जो नाम था उसको एज इट इज रख दिया, इसके अंदर कोई भी शब्द का प्रयोग हमने एक्स्ट्रा से नहीं किया। तो ये साकेत में किसके अंदर डाला गया? इसको उद्धरण चिन्ह के अंदर डाला गया। और महाकाव्य है के पीछे क्या लग रहा है? पूर्ण विराम लग रहा है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है भाषा शिक्षण का सबसे सरल उपाय क्या है? स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना, या फिर पूरी तरीके से रटा देना, शिक्षक को लगातार बोलने दिया जाए, या फिर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाए। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा कि स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। जो स्कूल की जो दुनिया है उसको बाहर की दुनिया से कनेक्ट किया जाए। जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, मतलब जो बाहर की दुनिया में चल रहा है, वैसा का वैसा ही स्कूल में यदि पढ़ाया जाएगा तो बच्चे को बहुत आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने में, उस भाषा का शिक्षण ग्रहण करने में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध शब्द क्या है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या फिर उज्ज्वल। ठीक है, तो अब ये पढ़ने में ही आपको पता चल गया होगा कि कौन से शब्द यहाँ पर गलत है और कौन से शब्द यहाँ पर सही है। तो शुद्ध शब्द की यदि हम लोग बात करें तो शुद्ध शब्द आपको कौन सा लग रहा होगा? ऑप्शन नंबर 1 लग रहा होगा। इसका यदि हम लोग संधि विच्छेद करके देखें तो ये उत हो जाएगा, और आधा ज व अगर यदि हम लोग इसमें मिलाएंगे तो ये शब्द क्या बनेगा? उज्ज्वल बन जाएगा। ठीक है, उज्ज्वल यहाँ पर बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है? कि शब्द की वर्तनी यहाँ पर बिल्कुल सही दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 की वर्तनी हमें यहाँ पर बिल्कुल सही दिख रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वैसे इसका मीनिंग क्या होता है? उज्ज्वल होना, बहुत स्वच्छ होना, बहुत साफ होना, बहुत सफ़ेद होना। उज्ज्वल वस्त्र पहने हैं इसने। ठीक है, आपको याद होगा उजाला भी उज्ज्वल से ही बना है, उजाला नील जो आती है वो भी उज्ज्वल शब्द से ही बना हुआ है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आशु भाषण का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो आशु भाषण मीनिंग क्या होता है? विषय को एक दिन पहले बता देना, विषय पर चर्चा परिचर्चा करवाना, किसी विषय पर तत्काल बोलना। ठीक है, और विषय को रटकर बोलना। तो देखो आशु भाषण का मीनिंग होता है कि एक तरीके से भाषण देना। ठीक है, एट अ टाइम हम लोग यदि भाषण देते थे, मौखिक भाषण जब हम लोग देते हैं, या फिर ध्वनि और संकेतों के द्वारा किसी भी विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आशु भाषण बोलते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी विषय पर तत्काल बोलना हमारा आशु भाषण कहलाएगा। जैसे सामने वाले ने कुछ बोला और एट अ टाइम मैंने उसके रिएक्शन दे दिए, मैंने उस चीज़ पर अपने रिएक्शन दे दिए, मैंने उस चीज़ पर अपने विचार प्रस्तुत कर दिए, तो वो चीज़ें क्या कहलाएगी? आशु भाषण कहलाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, श्रव्य प्रसारण माध्यम के अंतर्गत किसे रखा जाता है? श्रव्य मतलब सुनना, है ना? तो आप किस किस के माध्यम से सुन सकते हो? समाचार पत्रों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, विविध पत्रिकाओं के माध्यम से, या फिर पोस्टर के माध्यम से। हम किसके माध्यम से यहाँ पर सुन सकते हैं? हम रेडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। बाकी सब तो दृश्य साधन होगा। समाचार पत्र में आप न्यूज़ देख सकते हो, पत्र पत्रिकाओं में आप नई नई जानकारी देख सकते हो, पोस्टर के माध्यम से भी आपको कोई जानकारी देखने को मिलेगी, बाकी रेडियो के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगा। और यदि मैं आपसे पूछ लूँ श्रव्य दृश्य साधन क्या हो गए, तो आप टेलीविज़न बोल सकते हो, कंप्यूटर बोल सकते हो, जहाँ पर आप सुन भी सकते हो, जहाँ पर आप देख भी सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? उस समय जब मैंने पूछा श्रव्य दृश्य साधन, तब आपका आंसर टेलीविज़न होगा। लेकिन मैंने अभी श्रव्य पूछा है तो आपका आंसर रेडियो होगा, और दृश्य पूछा होता तो समाचार पत्र, विविध पत्र पत्रिका और पोस्टर आपका आंसर हो जाना था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, नदी का पर्यायवाची शब्द पूछा। पर्याय मतलब समानार्थी शब्द होना। ठीक है, विलोम मतलब कि अपोजिट होना। तो पर्यायवाची शब्द क्या पूछा है? भवानी होना, सूर, गिरी या फिर सरिता। तो नदी का पर्यायवाची शब्द हमारा सरिता है। ठीक है, नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता होता है। और तटिनी होता है, वाहिनी होता है, निर्झरिणी भी बोलते हैं, शैलजा भी बोलते हैं, और एक दो नाम हो रहे, जलमाला भी बोलते हैं। ये सारे हमारी जो नदी है इसके पर्यायवाची शब्द है। सरिता और कौन कौन से? तटिनी हो गया, वाहिनी हो गया, तरंगिणी हो गया, शैलजा हो गया, जलमाला हो गया, निर्झरिणी हो गया। ये सारे हमारे नदी के पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? हमने गागर में सागर भर दिया, किसी के स्टूडेंट ने वीडियो पर कमेंट भी की थी, गागर में सागर भर दिया। तुच्छ समझना, जोश आना, दुर्लभ वस्तु या थोड़े में बहुत कुछ कह देना। तो गागर में सागर भरने का मीनिंग होता है थोड़े में अपनी पूरी बात कह देना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ सिखा देना, बहुत कुछ समझा देना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गागर में सागर भरने का मीनिंग होता है कि थोड़े में बहुत कुछ प्रयोग कर देना, थोड़े में बहुत कुछ शब्दों को कह देना। ठीक है,
आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर हमने हिंदी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, जिसके अंदर हिंदी भी थी और हिंदी पेडागोजी के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, अगर आप अगली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लेवल बहुत हार्ड रहने वाला है, क्योंकि ये 2011 का पेपर है। एक बेसिक आइडिया हो गया कि 2011 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। लेवल यहाँ पर हार्ड रहेगा, तो तैयारी भी हम लोग उसी हिसाब से करेंगे। ओके, सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके से और भी सेशंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।